सचिन पायलट की बगावत के चलते सरकार बचाने के लिए जूझ रहे अशोक गहलोत के सामने नई मुसीबत आ गई है। जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में ठहरे विधायकों के फोन टैपिंग की सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस में नया बवाल शुरू हो गया है। इस लिस्ट में जिन विधायकों का नाम है, उन्होंने जमकर नाराजगी जताई है। सूत्रों का कहना है कि नाराज विधायकों ने जैसलमेर से जयपुर वापस जाने तक की धमकी दे दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और चारों राष्ट्रीय सचिवों की मौजूदगी में इन विधायकों ने अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि वे खुलकर सीएम गहलोत के साथ हैं, तो फिर उनका फोन क्यों टेप करवाया जा रहा है। उन्होंने अपनी नाराजगी पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल तक भी पहुंचाई। हालांकि वेणुगोपाल और अविनाश पांडे द्वारा की गई काफी मान मनव्वल के बाद ये विधायक वहीं रुकने के लिए राजी हो गए। गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि फोन टैपिंग की बात गलत है, ये अफवाह बीजेपी ने फैलाई है। इस सूची में धारीवाल का नाम भी है, लेकिन एक विधायक ने बताया कि सोशल मीडिया पर सूची जारी होने के बाद हमने अपने संपर्क के आला पुलिस अधिकारियों से सच्चाई पूछी, तो उन्होंने सभी विधायकों पर खुफिया पुलिस द्वारा निगरानी रखे जाने की बात कही। अधिकारियों ने फोन टेपिंग की बात का खंडन भी नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार फोन टेपिंग का मामला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक पहुंचाया गया है। फोन टेप किए जाने वालों की सूची में शामिल विधायक जैसलमेर में गहलोत खेमे के हैं, लेकिन ये वही विधायक हैं जिन पर गहलोत समर्थकों को शक है कि ये पाला बदलकर सचिन पायलट के खेमे में जा सकते हैं। फोन टेपिंग की सूची में बलजीत यादव, जाहिदा और रोहित बोहरा का नाम भी है। ये तीनों ही पायलट के संपर्क में रहे हैं। हालांकि अब ये गहलोत खेमे में ही हैं। फोन टैपिंग को लेकर विधायकों की नाराजगी को देखते हुए पुलिस बार बार सफाई दे रही है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव ने जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में फोन टेपिंग की बात को नकारते हुए कहा कि ये आधारहीन बात है। उन्होंने साइबर पुलिस थाने में दर्ज मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव को तत्काल जांच पूरी करने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि फोन टेपिंग मामले में ये आरोप लगे थे कि जयपुर के मानसरोवर में बैठकर पुलिस के उच्च अधिकारी प्राइवेट टेलीफोन कंपनीज के अफसरों के साथ मिलकर विधायकों के फोन टेप करवा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस राजद्रोह की धारा में सीएम गहलोत अपने विरोधी सचिन पायलट सहित बागी विधायकों और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का शिकार करने चले थे, अब यही राजद्रोह की धारा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए गले की हड्डी बन गई है। यही वजह है कि उन्हें न सिर्फ राजद्रोह के तीनों केसेस वापस लेने पड़े, बल्कि बागी विधायकों और शेखावत का वॉइस सैंपल लेने के लिए छापेमारी कर रही एसओजी को जांच से हटाना भी पड़ा। अब हालत ये हो गई है कि टेपिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग के इस केस की जांच से न सिर्फ एसओजी को पीछे किया गया, बल्कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच भी ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी हो रही है। राजद्रोह का मामला होने के कारण एनआईए द्वारा जांच किए जाने की संभावना को देखते हुए गहलोत सरकार ने यू टर्न लिया और इन तीनों ही मामलों में एफआईआर लगा दी, यानी केस ही बंद कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब में कांग्रेस की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर जा पहुंची है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुलो को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की, तो अब बाजवा चाहते हैं कि कैप्टन और जाखड़ को हटाया जाए। मतलब ये कि या तो सोनिया गांधी कैप्टन और जाखड़ को किनारे लगाएं या फिर बाजवा को। इससे कम किसी को कुछ भी मंजूर नहीं है। दोनों की इस लड़ाई का अंत जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि पंजाब में कांग्रेस का बुरा वक्त आ गया है। प्रताप सिंह बाजवा का साफ कहना है कि अगर राज्य में पार्टी को बचाना है तो अमरिंदर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को उनके पदों से हटाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी आलाकमान ऐसा निर्णय नहीं लेता है तो कांग्रेस का पंजाब में वही हाल होगा जो पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ शंकर राय के बाद हुआ। अब ये मामला एके एंटनी की अनुशासन कमेटी के पास है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी आशा कुमारी कहती हैं कि दोनों सांसदों के मामले में कोई भी निर्णय एके एंटनी की अध्यक्षता वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति करेगी।
इसके पहले पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने हालिया जहरीली शराब मामले में राज्य सरकार की आलोचना को लेकर बाजवा और दुलों को तत्काल कांग्रेस से निष्कासित किए जाने की मांग कर डाली। राज्यसभा के दोनों सदस्यों ने हालिया जहरीली शराब मामले को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना की थी। उस हादसे में 113 लोगों की मौत हो गई थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाजवा ने कहा कि 113 लोगों की जान चली गई। हमने लोगों की आवाज उठाई है। हम कांग्रेस और पंजाब की भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम नशे को खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई की गई, इसके बारे में हमने आला कमान को अवगत भी कराया, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। बाजवा ने साफ कहा कि अगर पार्टी मुझे और दुलों को बाहर करती है तो ये शरीर से दिल निकालने की तरह होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस को बचाने के लिए अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को हटाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमरिंदर सिंह कांग्रेस का वो हाल करेंगे जो सिद्धार्थ शंकर राय ने पश्चिम बंगाल में किया था। बंगाल में कांग्रेस कई दशकों से सत्ता से बाहर है। ये पूछे जाने पर कि कार्रवाई की स्थिति में उनका अगला कदम क्या होगा, तो बाजवा ने कहा, जब ऐसा होगा तो उस वक्त कोई बात करूंगा। मैं हमेशा से कांग्रेसी हूं। मेरे परिवार के बलिदान का इतिहास है। राहुल गांधी मेरे नेता हैं। मैं आज भी राहुल गांधी का करीबी हूं। इस विवाद के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस की पंजाब प्रभारी आशा कुमारी ने कहा कि बाजवा और दुलों दोनों ही सांसद हैं। कांग्रेस में एक संवैधानिक व्यवस्था है। इनके संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से रिपोर्ट भेजी जाएगी और इसके बाद ए.के. एंटनी की अगुवाई वाली समिति कोई निर्णय करेगी। फिलहाल उन्होंने इस विवाद पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की। गौरतलब है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुनील जाखड़ ने पिछले दिनों कहा था कि वे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखेंगे। बाजवा और दुलों के खिलाफ अनुशासनहीनता को लेकर सख्त कार्रवाई किए जाने को लेकर खत लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस हो या फिर अखिलेश या ममता बनर्जी या मायावती, 5 अगस्त के बाद इन सब पार्टियों की सेक्युलर छवि को कहीं न कहीं बड़ा धक्का लगा है। वजह यह है कि ओवैसी के बयान पर मुसलमानों का ऐसा रुझान पहले कभी देखा नहीं गया। ओवैसी ने 5 अगस्त की सुबह ट्वीट किया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसी बयान पर अपना स्टैंड साफ कर दिया। ये वही बोर्ड है जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जब मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया तो उस समय मुसलमानों की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई थी जैसी 5 अगस्त को आई। 5 अगस्त को ओवैसी में अचानक भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को अपनी आवाज दिखी तो उन्होंने प्रतिक्रिया में ओवैसी के बयान को अपने बयान की तरह पेश कर दिया। मुसलमानों की ऐसी प्रतिक्रिया के राजनीतिक और सामाजिक नतीजे दूरगामी निकलने वाले हैं। ओवैसी के बयान के बाद मुस्लिम समुदाय में मंथन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस को एक उम्मीद के रूप में देख रहे मुसलमानों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं के उस बयान से झटका लगा जिसमें वे भूमि पूजन पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं या ऐतिहासिक घटना इसे बता रहे हैं। मुसलमानों को कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व से उतनी चिढ़ नहीं रही जितनी 5 अगस्त को कांग्रेसी नेताओं के बयान से हुई। हाल ही में राहुल गांधी ने आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी कर जो मोर्चा खोला था और मुस्लिम युवकों के बीच थोड़ी बहुत अपनी छवि बनाई थी, लेकिन 5 अगस्त को कांग्रेस नेताओं के बयान ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। कांग्रेस के मुस्लिम नेता चाहते थे पार्टी इस पर खुलकर कुछ बोले नहीं। एक दिन का इवेंट आता और चला जाता, एक चुप्पी सारे इवेंट पर भारी पड़ती। लेकिन बीजेपी जिस लाइन पर कांग्रेस को लाना चाहती थी, कांग्रेस ने हिंदुओं का दिल जीतने के लिए बयान देने में देरी नहीं लगाई। उसके बाद दिग्विजय सिंह जैसे नेता कांग्रेस के स्टैंड को सही ठहराने में जुट गए। बहरहाल अयोध्या पर कांग्रेस के ताजा स्टैंड से मुसलमान दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। अब उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्हें पंजे के निशान में 3 रंगों की जगह अब भगवा पंजा नजर आ रहा है। इसका फायदा ओवैसी की पार्टी को मिल सकता है।
और वे देश के कई हिस्सों में मुसलमान पार्टी के नाम से अपना आधार मजबूत कर सकता है। हालांकि कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताकर प्रचारित करती रही है, लेकिन अब शायद मुसलमान कांग्रेस की इस बात पर यकीन न करें। ओवैसी के लिए 5 अगस्त का घटनाक्रम मुफीद साबित हो सकता है। बिहार चुनाव में इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव में हर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने का सपना देख रहे हैं। निश्चित रूप से इस गणित का नुकसान आरजेडी को होना ही है और जेडीयू बीजेपी को फायदा। लेकिन खेल बिगड़ चुका है। बीजेपी ने राजनीतिक रूप से मुसलमानों को हाशिए पर लाने का जो खेल खेला है, उसमें यही शह और मात की बिसात बिछती रहेगी। मुसलमानों के हाथ देर या सवेर दूर दूर तक कोई ऐसा मौका नजर नहीं आ रहा है जिसके जरिए वे किसी पार्टी के लिए राजनीतिक ताकत बने या उसकी मजबूरी बने। ओवैसी की एआईएमआईएम या किसी पार्टी के साथ जाने में बुराई कोई नहीं है, लेकिन उसके खतरे ज्यादा हैं। यह हकीकत है कि ओवैसी की अब तक की राजनीतिक गतिविधियों से दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों को ही फायदा पहुंचता रहा है। वैसे भी ओवैसी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दल की शक्ल नहीं दे पाए। हो सकता है कि मौजूदा हालात में ओवैसी के हाथ ये मौका लग जाए, लेकिन इतनी जल्दी वे बिहार, यूपी या बंगाल में अपना काडर नहीं खड़ा कर सकते। मुसलमानों के पास चुनाव के दौरान क्षेत्रीय दलों से हाथ मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। किसी समय दलितों के साथ मिलकर मुसलमानों ने यूपी में मजबूत समीकरण देने की कोशिश की थी, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने जिस तरह बार बार बीजेपी के समर्थन से सरकार चलाई, उसके बाद ये संभावना भी जाती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शशि थरूर ने कांग्रेस में एक नया मोर्चा खोल दिया है। थरूर ने साफ तौर पर कह दिया है कि सोनिया गांधी की टेम्पररी व्यवस्था नहीं चलेगी और अगर राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना है तो भी जल्द ही पार्टी का पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। इसके बगैर कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मानना है कि कांग्रेस को अपनी छवि बचाने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनना ही होगा। उन्होंने कहा कि जनता के बीच पार्टी की छवि दिशाहीन दल की हो चली है। इसे तोड़ने के लिए एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है। थरूर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी में वो दम और काबिलियत है कि वे पार्टी को फिर से लीड कर सकते हैं। हालांकि उनके मुताबिक अगर राहुल फिर से अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो कांग्रेस को नया अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू कर देनी चाहिए। थरूर ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में 1 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली हैं। उन्हें पिछले 10 अगस्त को राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद मजबूरी में कमान संभालनी पड़ी। थरूर ने कहा कि मुझे यकीनन ये लगता है कि हमें अपने नेतृत्व को लेकर स्पष्ट होना चाहिए। मैंने पिछले साल सोनिया जी को अंतरिम अध्यक्ष बनने का स्वागत किया था, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अनिश्चित काल तक उनके ये पद संभालने की अपेक्षा रखना ठीक नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमें जनता के बीच बन रही छवि भी सुधारनी होगी। कांग्रेस भटक गई है और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका अदा करने में सक्षम नहीं है। थरूर ने कहा कि पार्टी को जल्द से जल्द लोकतांत्रिक ढंग से पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उनके मुताबिक विजेता उम्मीदवार को इतनी ताकत मिले कि वो पार्टी को संगठन के स्तर पर फिर से खड़ा कर सके। कांग्रेस के भीतर फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। इस पर तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा, अगर ऐसा होता है तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी फिर से कमान संभालने को तैयार हैं, तो उन्हें बस अपना इस्तीफा वापस लेना है। उन्हें दिसंबर 2022 तक के लिए चुन लिया गया था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो हमें एक्शन लेना होगा। मेरी निजी राय यह है कि कांग्रेस कार्य समिति और अध्यक्ष पद के चुनाव से पार्टी को कई फायदे होंगे। थरूर ने कहा कि वे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस नेतृत्व का संकट खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा, लॉकडाउन में अपनी गतिविधियों से, चाहे वे कोविड-19 वायरस पर हो या चीनी घुसपैठ पर, राहुल गांधी ने निसंदेह अकेले ही वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। थरूर के मुताबिक राहुल ने गजब की दूरदर्शिता दिखाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे आगे भी ऐसा करना जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन से नाराज थे, लेकिन अब संजय राउत रिया चक्रवर्ती से भी आगे निकलकर कहने लगे हैं कि सुशांत सिंह के अपने परिवार वालों से अच्छे रिश्ते नहीं थे और ये भी कि वे अपने पिता की दूसरी शादी को पसंद नहीं करते थे। असल में संजय राउत का यह बयान मुंबई और बिहार पुलिस के बीच चल रही खींचतान और मामले में सीबीआई की एंट्री के दौरान आया, क्योंकि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि इस मामले की जांच कोई दूसरी एजेंसी करे। लेकिन अब यह मामला महाराष्ट्र की राजनीति का अहम मुद्दा बन गया है। इस मामले को लेकर अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कई सवाल उठाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में उन्होंने बिहार पुलिस और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वे मिलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार के डीजीपी पर आरोप लगाया कि वे बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सुशांत सिंह के पिता की दूसरी शादी करने और बाप बेटे के आपसी संबंध अच्छे नहीं होने की बात कही है। संजय राउत ने यह आरोप लगाया कि सुशांत का परिवार मतलब पिता पटना में रहते हैं, उनके पिता से संबंध अच्छे नहीं थे। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी जिसे सुशांत ने स्वीकार नहीं किया था। पिता से उसका भावनात्मक संबंध शेष नहीं बचा था। उसी पिता को बरगला कर बिहार में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। मुंबई में घटे गुनाह की जांच करने के लिए बिहार की पुलिस मुंबई आई। संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस पर आरोप लगाकर बिहार सरकार ने केंद्र से सीबीआई की जांच कराए जाने की मांग की। 24 घंटे के अंदर ये मांग मान ली गई। ये राज्य की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। सुशांत का मामला कुछ और समय मुंबई पुलिस के हाथ में रहता तो आसमान नहीं टूट जाता, लेकिन ये राजनीतिक निवेश की दबाव की राजनीति है। उन्होंने यहां तक कहा कि सुशांत प्रकरण की पटकथा पहले ही लिखी गई थी। शिवसेना सांसद ने कहा कि मुंबई पुलिस दुनिया का सर्वोच्च जांच तंत्र है। मुंबई पुलिस दबाव का शिकार नहीं होती, ये पूरी तरह से प्रोफेशनल है। शीना बोरा हत्याकांड से लेकर 26/11 आतंकवादी हमले का जवाब मुंबई पुलिस ने ही दिया। सशक्त सबूत इकट्ठा करके कसाब को फांसी पर पहुंचाया। सुशांत जैसे मामले में केंद्र का हस्तक्षेप करना मुंबई पुलिस का अपमान है। संजय राउत ने सीबीआई पर आरोप लगाया कि सीबीआई स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। जिनकी सरकार केंद्र में होती है, सीबीआई उनकी ताल पर काम करती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं पर बीते कुछ वर्षों में सवालिया निशान लग चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में बीजेपी उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं तो बदनाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।